दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम इस वीडियो में जनवरी 2021 का जो सीटेट का पेपर है उसका सीडीपी वाला सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और हम ऑल ओवर इंडिया में सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट और जितने भी बाकी टीचिंग एग्जाम हैं सबका स्टडी मटेरियल कोरियर से भेजते हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके आप अपने घर पर मटेरियल मंगवा के अच्छे से तैयारी कर लें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी पीडीएफ हैं, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिंदी इंग्लिश की पैडागोजी हो, रीजनिंग मैथ, सबकी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आइए। सबसे पहला सेक्शन आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, जैसा कि आपको पता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 के 30 हम डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? इधर इंग्लिश मीडियम वालों का है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों का आपको पता होना चाहिए। आफ्टर गेटिंग हर ड्यूरिंग ए प्ले एक्टिविटी, रोन स्टार्टेड क्राइंग। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पोंडेड, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज डोंट क्राई। दिस स्टेटमेंट बाय द फादर। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब चोट लगने से रोहन रोने लगता है तो उनके पिता कहते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का जो ये कथन है ये क्या दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, यानी रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप, चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, रिड्यूस करता है जेंडर बायस को, बल्कि बढ़ाता है, ये तो कम कैसे करेगा। प्रोमोट्स जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। अब देखिए, जब उसके पिता इस तरीके से कहते हैं तो ये दर्शाता है कि वो लैंगिक रूढ़िवादिताओं के बारे में दर्शाने की बात हो रही है। ये ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि वहाँ लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाने की कोशिश की जा रही है। रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी लड़कियों को कमज़ोर, लड़कों को स्ट्रॉन्ग, लड़कियाँ रोती हैं, लड़के रोते नहीं हैं। इस तरीके के जो स्टेटमेंट है, इस तरीके के जो थॉट्स है, वो लैंगिक रूढ़िवादिता वाली होती है। तो आपका आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2। एक प्रगतिशील कक्षा में इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, यानी अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम। पॉइंट नंबर 2, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, द एम्पैथीज शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 3, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, यानी एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉलेज। आपका आंसर यहाँ पर 3 रहेगा, थर्ड रहेगा, यानी ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा देखिए। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना क्या दर्शाती है? आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ongoing activity, a teacher decided to provide cues and hints in form of what, why, how. According to Lev Vygotsky theory, this strategy of teacher will बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, यानी डिमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न। दूसरा है अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेंगी, एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। तीसरा है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, यानी कोज विड्रॉल टेंडेंसी अमंगस्ट द स्टूडेंट्स। चौथा है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बी मीनिंगलेस इन प्रोग्रेस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो यहाँ आपको देखना है कि यह अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। सेकंड का आंसर होगा एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। आंसर आपका है यहाँ पर सेकंड, यानी बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए।
फोर्थ क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन? बच्चों के सामाजिकरण के बारे में आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सत्य है। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। यही आपका ठीक हो जाएगा। यानी स्कूल इज ए सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज ए प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। यहाँ ये कह रहा है कि जो फैमिली होता है, जो परिवार होता है, वो बच्चे के लिए सामाजिकरण का पहला कारक होता है, प्राइमरी कारक होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार के ही संपर्क में होता है और परिवार के बाद जो सेकंड कारक होगा, जो सेकेंडरी जो एजेंट होगा, वो स्कूल होगा। क्योंकि जितना परिवार उसके नजदीक होता है, उसके बाद सेकंड जो वो संस्था आएगी, वो ऑटोमेटिकली स्कूल आएगा। क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, अपना ज्यादा समय, वो काफी सारा समय स्कूल के साथ वो बिताएगा, स्कूल के अंदर बिताएगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो परिवार है, जो फैमिली है, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है और जो स्कूल है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है। ये आपको याद रखना है। पहला आपका परिवार होगा, दूसरा आपका स्कूल होगा। तो आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है किस चीज पर? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस दैट, किस चीज पर? बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, यानी इंटेलिजेंस क्यूटेंट, यानी आईक्यू कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। दूसरा है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर्स इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन। तीसरा है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, देर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। आपका आंसर यहाँ पर थर्ड रहेगा, यानी आपका आंसर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के खालिस्तान चरण को दर्शाता है। ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव इट रिप्रेजेंट्स खालिस्तान स्टेज ऑफ मोरालिटी। यानी किसी काम को इसलिए करना क्योंकि दूसरे उस काम को स्वीकार करते हैं, अप्रूव करते हैं, यह नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? यह नैतिक विकास के प्रथापूर्व यानी प्री कन्वेंशनल को या फिर प्रथागत, आंसर आएगा प्रथागत, कन्वेंशनल मोरल स्टेज को दर्शाता है। नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है, यानी रिप्रेजेंट कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मोरालिटी। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खालिस्तान के महत्व पर जोर देता है। यानी इंग्लिश में देखिए, लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल प्रोस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइजेस इंपॉर्टेंट ऑफ खालिस्तान इन द लर्निंग प्रोसेस। सांस्कृतिक उपकरणों पर यानी कल्चरल टूल्स पर आपका आंसर यही आ जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 8वां, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खालिस्तान के रूप में वर्णित करते हैं। In his theory of cognitive development, Jean Piaget explains cognitive structure in terms of, किसके अंदर? संज्ञानात्मक संरचनाओं को खालिस्तान के रूप में वर्णित करते हैं। किसके रूप में? मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में, यानी साइकोलॉजिकल टूल्स नहीं। उद्दीपन अनुबंध प्रक्रिया संबंध, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्सिज रिस्पॉन्स एसोसिएशन नहीं। विकास का समीपस्थ क्षेत्र, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। आपका आंसर आएगा स्कीमा, यानी मनोबंध, जिसको आप लोग स्कीमाज कहेंगे। आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेज इज खालिस्तान क्या? यानी अमूर्त सोच का विकास, नंबर 1, यानी डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नंबर 2, विचार सोच में केंद्रीकरण। आंसर आ जाएगा विचार सोच में केंद्रीकरण, सेंट्रेशन इन थॉट्स आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास जो है वो बहुआयामी होता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो आपका आंसर रहेगा जो विकास है वो बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेंसेंस। यानी बच्चों के अंदर जो जन्म से किशोरावस्था तक जो विकास होता है वो कौन से क्रम में होता है? आपको क्रम बताना है, आपको सीक्वेंस बताना है। सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, यानी सेंसोरी, कंसरेट और एब्स्ट्रैक्ट। यस, राइट आंसर। आपका आंसर यहाँ पर 1 आएगा, ए रहेगा। सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा में इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। किस तरीके से इनको देखा जाना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा होती है, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। आपका आंसर ये रहेगा, इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 13, एक समावेशी कक्षा में खालिस्तान पर जोर होना चाहिए। एक समावेशी, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन। किस चीज के ऊपर जोर होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर होना चाहिए। फोर्थ आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन देखिए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी एक्ट 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्राइट टू अस? कौन सी? दिव्यांगजन अधिकार जो अधिनियम है 2016 का, उसके अनुसार किस शब्दावली का प्रयोग जो है वो उपयुक्त है, ये आपको बताना है। मंदित छात्र कहेंगे, यानी रिटार्डेड स्टूडेंट, विकलांग छात्र, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, स्टूडेंट विद फिजिकल डिजेबिलिटी। ये आपका आंसर रहेगा थर्ड। थर्ड आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, ए टीचर शुड नॉट। अधिगम कठिनाइयों को जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, आपको बताना है। दृश्य सर्व्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, या शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ रहेगा। फोर्थ आपका आंसर होगा 15वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? खालिस्तान इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कम प्रज्ञानता, बोधगम्यता, यानी लो कंप्रीहेंशन, अपसारी चिंतन, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। आपका आंसर यही रहेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण जो है वो अपसारी चिंतन है, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 17, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए?
इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स ए टीचर शुड, क्या करना चाहिए उसको आपको बताना है। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, आपका आंसर यहाँ पर बी रहेगा, यानी सेकंड आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, किस चीज से इनको सुसाध्य किया जा सकता है, फैसिलिटेटेड किया जा सकता है। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर के, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। आंसर आपका 3 रहेगा, इंक्रीजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर। अधिगम की प्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बच्चों को दंड दे करके या प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके, यानी मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स पर फोकस करके आप ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शर्मिंदगी जो है, यानी जो सेम कहते हैं जिसको इंग्लिश में, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, या क्या संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये राइट है। सेम कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, आपका आंसर यहां पर सेकंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21वां, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा होगा। मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग आपको बताना है। देखिए, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, यानी रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, एक्सप्लोरिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट, जो संकल्पनाएं हैं, जो कंसेप्ट हैं, उनके बीच संबंध खोज करके आप अच्छे से एक अध्यापन अधिगम कर सकते हैं, यह प्रभावशाली माध्यम होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों कि a teacher should analyze the various errors made by students on a given task because, क्यों उसको ऐसा करना चाहिए, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। त्रुटियों की समझ होगी उसको, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होता है ये। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आपका आंसर यहाँ पर सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद चलते हैं 23वें क्वेश्चन पर। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, यानी इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, कब कठिनाई होती है, जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स, जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करोगे तो बच्चों को सीखने में ऑब्वियसली कठिनाई होगी ही होगी। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग बताना है आपको। अधिगम यानी लर्निंग का जो बेस्ट स्टेट है या सर्वोत्तम जो अवस्था है वो कौन सी होती है। उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं है। जब मॉडरेट अरोजल हो और नो फियर, कोई भी भय ना हो, उसको आप लोग लर्निंग का बेस्ट स्टेट कहेंगे, सर्वोत्तम अवस्था कहेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 25वां, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या करना चाहिए। बच्चों की कोई भूमिका होती ही नहीं है, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये ठीक है। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, प्ले एन एक्टिव रोल। क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है।
विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग? अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है। एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। क्वेश्चन नंबर आपका 27, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स इज लाइकली टू improve इन सेटिंग विच emphasis ऑन। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद। ये आंसर होगा। इंक्वायरी एंड डायलॉग्स जो है वो आपके यहां पर आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28वां, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? ड्यूरिंग ए टास्क साइना इज टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड टू टास्क। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की आइडियाज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट्स दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज ए साइन ऑफ। किस चीज का ये सिग्नल है, साइन है, चिन्ह है? व्यक्तिगत वाक जो है क्या दर्शाता है? यह स्वनियमन को दर्शाता है, सेल्फ रेगुलेशन। ये क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन होता है, स्वनियमन होता है। क्वेश्चन नंबर 29वां, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट। क्या लक्ष्य होना चाहिए? विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। जो इवेल्युएशन है, इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस क्या होना चाहिए? मूल्यांकन पद्धतियों का जो लक्ष्य होगा, जो टारगेट होगा, जो एम होगा, जो उद्देश्य होगा, वो क्या होता है? मूल्यांकन पद्धतियों का उद्देश्य या लक्ष्य होता है कि विद्यार्थियों की जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करें, स्टूडेंट्स की नीड एंड रिक्वायरमेंट को वो आइडेंटिफाई करें। क्वेश्चन नंबर आपका 30वां, बच्चों की विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रतिरोपित किया जा सकता है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये थे आपके जनवरी 2021 के अंदर जो सीटेट का पेपर हुआ था उसका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है। उसके बाद बाकी के सेक्शन भी हम धीरे धीरे करके कवर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, यूपी टेट, सुपर टेट, एलटी टीचर, तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑल ओवर इंडिया के अंदर नोट्स मंगवा सकते हैं। हम पूरे भारत में इनकी डिलीवरी देते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सीटेट के पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको, जैसे 2021 वाला है, 19 वाला है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कुछ क्वेश्चन पेपर हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्वेश्चन आंसर आपको मार्क करके हमने रखे हैं। ऑफिशियल पेपर हैं, उनको भी आप लोग जाकर डाउनलोड फटाफट कर लीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।